हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन जो आपको शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये लीगल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में उसको समझ लेते हैं। आज हम चेक बाउंस से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जो आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि चेक क्या होता है, प्राप्तकर्ता कौन होता है, चेक जारीकर्ता कौन होता है, भुगतानकर्ता कौन होता है और चेक बाउंस होने पर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर चेक बाउंस होता है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई किस तरीके से की जा सकती है, या इसके अलावा अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, अब आप विक्टिम बन गए हैं या फिर पीड़ित बन गए हैं, अब आप चाहते हैं कि उसमें समझौता हो जाए, तो किस स्टेज पर आपको समझौता करना है जो कि आपके फ़ायदे में रहेगा। अगर आपने लेट किया तो आपको नुकसान होगा और क्यों होगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब मैं आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि चेक क्या होता है। चेक एक तरीके का दस्तावेज होता है जिसमें एक चेक जारी किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जिसके ऊपर देनदारी है, यानी कि उसने कोई पैसा लिया है, कोई ऋण लिया है और उसकी देनदारी है किसी दूसरे व्यक्ति को देने की, तो वो एक चेक जो है उसको फिल करता है, उसमें वो अमाउंट फिल करता है और उस व्यक्ति को देता है जिसके ऊपर उसकी देनदारी है, और वो व्यक्ति उसे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देता है। अगर वो चेक सही तरीके से प्रोसेस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बाउंस हो जाता है तो यहाँ से परेशानी जो है स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं चेक जारी करता है या चेक काटने वाला कौन होता है। वह व्यक्ति जिसने जो कि मालिक होता है उस चेक का, यानी कि चेक उसी को दिया जाएगा जिसका कोई बैंक अकाउंट है और उसकी पासबुक है, पासबुक पे उसका नाम है और उसी के बैंक से उसी के नाम से एक चेकबुक इशू की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जो है कौन हो सकता है, चेक जारी करने वाला हो सकता है। जिसको भी बैंक ने पासबुक दी है वो किसी के फेवर में जो है रिटर्न में लिखकर अपना अमाउंट लिख देगा कि इतना अमाउंट मैं इस व्यक्ति को पे करना चाहता हूं। और प्राप्तकर्ता कौन होता है, वह व्यक्ति जो उस चेक को प्राप्त करता है और किसी ने उसका पैसा लिया है, उसने चेक लिख के दे दिया है, अब वो उसको प्राप्त कर लेगा और बैंक में डिपॉजिट कर लेगा, उसके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे जितना वो देना चाहता है सामने वाला व्यक्ति, यानी चेक जारी करने वाला व्यक्ति। अब भुगतानकर्ता कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो कि पैसे का ट्रांसफ़र करता है। पैसे ट्रांसफ़र किसके माध्यम से किए जाएंगे, बैंक के माध्यम से। तो भुगतानकर्ता कौन हुआ, बैंक हुआ। अब यहाँ पर अगर आपका चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस होने के संबंध में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको उठाने हैं, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं। जब एक चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो जाता है तो भुगतानकर्ता बैंक तुरंत ही प्राप्तकर्ता के बैंक को एक चेक रिटर्न मेमो जारी करता है। यानी कि चेक बाउंस होने के बाद जिस व्यक्ति को वो पैसा मिलना था, अब उसको वो पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि चेक हो गया है बाउंस। अब यहाँ पर बैंक उस प्राप्तकर्ता को क्या करेगा, सूचना देगा उसमें कि एक रिटर्न मेमो जो है दी जाएगी उस बैंक को कि इस कारण से जो है यहाँ पर पैसा नहीं आ पाया और चेक बाउंस हो गया है। इसके बाद प्राप्तकर्ता का बैंक प्राप्तकर्ता को अस्वीकार चेक और चेक रिटर्न मेमो सौंप देता है। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन तो देगा ही, साथ ही उसे रिटर्न में भी लिखित में एक दस्तावेज देगा जो कि एक रिटर्न मेमो के फॉर्म में होंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि जो चेक बाउंस हुआ है किस कारण से हुआ है। उसमें कारण हो सकते हैं कि अपर्याप्त अमाउंट है या फिर अमाउंट की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि आपके बैंक ने 10,000 के अमाउंट की लिमिट लगा रखी है ट्रांसफ़र करने की पैसे की, और आपने 50,000 रुपये का जो है चेक जो है काट कर किसी को दे दिया है। तो ये इस कारण से भी जो है आपका चेक जो है बाउंस हो जाता है। यदि प्राप्तकर्ता को यह लगता है कि दूसरी बार चेक को जमा करने पर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो वह उस तारीख से 3 महीने के भीतर पुण्य चेक को भी जमा कर सकता है। यानी कि एक चेक दिया वो बाउंस हो गया, अब उस जो व्यक्ति जिसने चेक दिया था उसने कहा मैं एक और दूसरा चेक देता हूँ
या आप इसको है ना कुछ टाइम बाद फिर से डाल के देखना, फिर ये जो है क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में 3 महीने के अंदर उस चेक को जो है बैंक के अंदर डालना है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो सही है, अगर क्लियर नहीं हो जाता है तो यहाँ पर चेक बाउंस का केस बन जाएगा। लेकिन यदि चेक जारीकर्ता दूसरी बार भी भुगतान करने में विफल रहता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो प्राप्तकर्ता को चेक जारीकर्ता के विरुद्ध कानूनी तौर पर दावा दर्ज करने का अधिकार मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो तो पैसा लेके बैठा है, मेरे पास तो राइट है ना कि मैं अपना पैसा किस तरीके से रिकवर करूँ, तो मैं कानूनी सहारा लूँगा और कोर्ट में जाऊँगा। प्राप्तकर्ता चेक अस्वीकार होने पर डिफ़ॉल्ट या चेक जारीकर्ता के विरुद्ध कानूनी रूप से तभी दावा कर सकता है यदि चेक में उल्लेखित राशि किसी ऋण और किसी अन्य देनदारी के भुगतान के लिए जारी की जाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि चेक का केस तभी बनेगा जब वहाँ पर वह व्यक्ति उसे इस पर्पस के लिए चेक लिख कर दे रहा है कि उसके ऊपर कोई ऋण है या उसकी देनदारी बन रही है। अगर उसकी देनदारी नहीं बन रही है तो सेक्शन 138 NI एक्ट के अंदर यह केस नहीं बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चेक बाउंस के लिए आवश्यक तत्व क्या है कि चेक ऋण के संपूर्ण अथवा आंशिक उन्मोचन अथवा अन्य किसी देनदारी के लिए दिया गया हो, यानी कि उसका दायित्व बनना चाहिए। दूसरा है कि चेक डालने के बाद वो चेक का भुगतान नहीं हो पाया। तीसरी चीज़, चेक के भुगतान होने के कारण धन की अपर्याप्तता, खाते में अपर्याप्तता है, यानी इनसफिशिएंट अमाउंट है। अगर आप देखेंगे, अगर आप चेक बाउंस के केसेस से डील करते हैं तो उसमें 2 तरीके के रीज़न कॉमन होते हैं। या तो इनसफिशिएंट अमाउंट है, इस कारण से चेक जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, चेक बाउंस हो गया है, या फिर एक्सेसिबिलिटी है अमाउंट की, जो निर्धारित किया गया है उससे ज़्यादा का चेक यहाँ पर भर दिया गया है, तब भी इस तरीके की समस्या का सामना जो है करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से आप जाकर कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे, इसका एक प्रोसेस है, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो चेक अस्वीकार होने से संबंधित मामले में जांच जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत की जाती है, और इस अधिनियम को काफ़ी बार संशोधित भी किया गया है, यानी इसमें अमेंडमेंट भी की गई है। यदि चेक प्राप्तकर्ता कानूनी कार्रवाई का निर्णय लेता है तो पहले चेक जारीकर्ता को तुरंत चेक की राशि चुकाने का मौका देना चाहिए। अब यह मौका किस हिसाब से दिया जाएगा और किस तरीके से दिया जा सकता है, यानी कि जैसे ही चेक बाउंस हुआ है आपको एक लिखित रूप में सूचना देनी है। ये किस फॉर्म में दे सकते हैं आप, एक लीगल नोटिस जो है काउंसिल से लिखवा सकते हैं और उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसने चेक दिया था और चेक जो है बाउंस हो गया है, जितनी देनदारी है उस पर लिख के आपको एक लीगल नोटिस देना है। सबसे पहला पॉइंट जो कि प्रोसेस है, उसी के बाद आप डायरेक्ट कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में आपको नहीं सुना जाएगा। प्राप्तकर्ता बैंक से चेक रिटर्न मेमो प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन के अंदर चेक जारीकर्ता को नोटिस लिखना होता है। अब बैंक ने आपको बता दिया, सपोज दैट आज की डेट में आपको बता दिया कि ये चेक बाउंस हो गया है, रिटर्न मेमो आपको मिल चुकी है, इस कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है। अब इस दिन से 30 दिन के अंदर आपको लीगल जो नोटिस है वो भेजना है उस व्यक्ति को जिसने चेक जारी किया है, और इस नोटिस में यह बताना है और उल्लेख करना आवश्यक है, यह बात लिखनी आवश्यक है कि चेक जारीकर्ता को नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन के अंदर प्राप्तकर्ता को चेक की राशि का भुगतान करना होगा। अब आपको नोटिस के अंदर यह लाइन ज़रूर मेंशन करनी है कि जिस दिन मैं यह लिख रहा हूँ नोटिस, लीगल नोटिस, इस दिन से 15 दिन के अंदर अगर आपको जो है भुगतान करना ही करना है, अदरवाइज़ आपके ऊपर लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। यदि चेक जारीकर्ता नोटिस प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर भी भुगतान करता नहीं है या उसमें विफल हो जाता है या फेल हो जाता है तो चेक प्राप्तकर्ता 1 महीने के भीतर यहाँ पर लीगल एक्शन ले सकता है और NI एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर जो है यहाँ पर केस फाइल कर सकता है।
तो ये थी कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से करनी है। आवश्यक शर्तें क्या हैं वो भी जान लेते हैं कि चेक जारीकर्ता ने अपने नाम से ही उसके अपने नाम से ही जारीकर्ता के अपने नाम से ही चल रहा हो और सर्वे के खाते से ही चेक जारी किया हो, यानी कि जो चेक दे रहा है उसी के नाम से जो है चेक जाए, उसी का खाता हो, किसी और के खाते या किसी और का चेक जो वो है भरकर ना दे। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। और उसमें जो सफिशिएंट किस कारण से जो है चेक बाउंस हुआ, उस कारण वो कारण हो सकता है कि इनसफिशिएंट अमाउंट है या अमाउंट की एक्सेसिबिलिटी है या उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और तीसरी चीज़ है देनदारी यहाँ पर बननी चाहिए कि उसने आपसे कोई ऋण लिया हो या फिर आपने कोई पैसा दिया हो, तभी इस तरीके के केस जो है बनते हैं। अगर कोई कंपनी चेक बाउंस का केस कंपनी के अगेंस्ट में बनता है तो उसके संबंध में क्या प्रोसेस है वो भी समझ लेते हैं। धारा 138 NI एक्ट का अपराध करने वाला व्यक्ति अगर कोई कंपनी है तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो उस अपराध के किए जाने के समय पर कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी हो, चेक बाउंस के अपराध के लिए दोषी माने जाएगा और उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जिसके अंडर में वो कंपनी चल रही है, अब उसके 2 मेंबर है, 4 मेंबर है, 4 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, सभी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। अब हम समझौते की बात कर लेते हैं कि अगर आपका चेक बाउंस का केस है और आप इसके जो है अक्यूज्ड बन गए हैं, तो ऐसे में अगर आप समझौता चाहते हैं तो किस तरीके से आपको समझौता करना है। चेक बाउंस के प्रकरण में रजामंदी या समझौते किए जा सकते हैं। इसके 2 विकल्प हैं। पहला तो क्या है कि आप किसी भी स्टेज पर जो है इसमें समझौता कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि अगर आप एक तुरंत ही समझौता कर लेंगे तो ये आपके फ़ायदे की बात है। अगर काफ़ी लंबे समय के बाद करेंगे तो इसमें आप पर कॉस्ट लगाई जाएगी। तो एक केस था दामोदर S प्रभु वीरेंद्र शायद बाबा लाल का 2010 का केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 के अंदर समझौते की बात की थी और उस पर कुछ विशेष बातों को निर्धारित किया था कि यदि अभियुक्त सूचना पत्र मिलने के बाद, जैसे उसे यह सूचना मिली कि मेरे अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई होने वाली है, जैसे ही उसको पहली तारीख उसकी लगती है, दूसरी तारीख उसकी लगती है और दूसरी या पहली तारीख पर ही वो समझौते के लिए यानी कि कंपाउंड करने के लिए उस पर एप्लीकेशन लगा देता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की उससे कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। या फिर दूसरी या तीसरी तारीख के अलावा किसी और तारीख पर अगर वो समझौता करता है तो 10% जो है कॉस्ट उस पर लगाई जाएगी। या फिर वो सेशन कोर्ट में जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मैं समझौता करना चाहता हूँ और मैं अमाउंट पे करूँगा, तो ऐसे में 15% जो है राशि का उसे भुगतान करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट के रूप में ली जाएगी। अगर वो हाई कोर्ट में जाकर इस तरीके के केस को सेटल करता है तब उसको 20% चेक की राशि का 20% कॉस्ट के रूप में भुगतान करना होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है जितना आप लेट करेंगे उतनी यहाँ पर आपको उस अमाउंट की परसेंटेज जो है कॉस्ट के रूप में पे करनी होगी दूसरे व्यक्ति को। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि चेक क्या होता है, कौन प्राप्त करता होता है, कौन भुगतान करता होता है, कौन जो जारी करता होता है, चेक के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं और लीगल एक्शन किस तरीके से ले सकते हैं, समझौता किस तरीके से कर सकते हैं, किस स्टेज पर आपको समझौता करना है। आई होप आप मेरी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ले पाए होंगे। इसी तरीके की वीडियो से और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।